प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहरीवन से आज हम कक्षा 11वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। आज हम यह जानेंगे कि वास्तव में संघट्ट होता क्या है और इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान तरीके से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि वास्तव में संघट्ट होता क्या है। तो आप लोग देखे होंगे कि दो वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं तो कुछ ना कुछ उनके बीच में कोई ना कोई क्रिया होती है। मान लो ये पेन है, अब दोनों पेन आपस में क्या हो गए, टकराए तो क्या होगा, स्वाभाविक है। अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि किस पेन पर कितनी ज़्यादा टक्कर लग रही है। हम यदि यहाँ पर देखें ये स्थिर है, ये यहाँ से आया टकराया तो ये साइड चला गया। ऐसे ही दो बॉल हैं, दो बॉल को यदि आपस में जब उनकी बीच टक्कर होगी तो स्वाभाविक है एक बॉल पता चला वहाँ गई, दूसरी बॉल किसी और दिशा में चली गई। या फिर ऐसा होगा कि एक बॉल स्थिर थी, दूसरी बॉल उस पर आती है, टकराती है, उसको साथ में घसीट के चली जाती है। तो कुछ ना कुछ उनके बीच में क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगी, तो देखिए संघट्ट की जो वास्तव में परिभाषा होती है कि किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में टकराना तथा उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना क्या कहला जाता है, संघट्ट कहला जाता है। क्या परिभाषा बनेगी, किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में टकराना तथा उनके मध्य क्या होना, अन्योन्य क्रिया का होना क्या कहला जाता है, संघट्ट कहला जाता है। अब संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो संघट्ट दो प्रकार के होते हैं, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट और एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट। यानी एक विमीय गति में यदि देखा जाए तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट और एक क्या होता है, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट। यानी यहाँ पर अब सबसे पहले यदि अपन संघट्ट की परिभाषा देखें तो क्या कहला जाएगा, किन्हीं संघट्ट यानी कि संघट्ट किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में टकराना तथा उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना, अन्योन्य क्रिया का होना क्या संघट्ट कहलाता है, संघट्ट कहलाता है। किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में टकराना तथा उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना क्या कहला जाता है, संघट्ट कहला जाता है। अब वास्तव में देखा जाए तो संघट्ट यदि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट देखा जाए तो ये दो प्रकार के हैं। एक होता है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरा होता है एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट। ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार के संघट्ट एक विमीय गति में यदि देखा जाए तो एक है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट और एक है एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट से मतलब यह होता है कि ऐसा संघट्ट जिसमें किन्हीं दोनों निकायों की संवेग यानी रेखीय संवेग तथा उनकी गतिज ऊर्जाएं क्या होती हैं, संरक्षित होती हैं। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेखीय संवेग व गतिज ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। क्या होती है, संरक्षित। यानी ऐसा संघट्ट एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट से तात्पर्य यह होता है जिसमें किन्हीं दो निकायों के रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जाएं क्या होती हैं, संरक्षित होती हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कह देते हैं। लेकिन एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या कहला जाएगा कि इसमें रेखीय संवेग तो संरक्षित होता है, रेखीय संवेग तो संरक्षित होता है, किंतु जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं, लेकिन एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग तो संरक्षित होता है लेकिन उनकी जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो संरक्षित नहीं होती हैं। तो चलिए आज अपन जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक विमीय
प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में देख रहे हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसका व्यंजक देखते हैं। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट से के लिए अपन जब व्यंजक देखेंगे तो सबसे पहले अपन एक विमीय गति के बारे में देखें कि जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को अपन क्या बोलते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। तो यहां पर हम मानते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है ए, इसका द्रव्यमान कितना है m1 और इसका जो वेग है वो कितना है u1 है। दूसरी वस्तु मान लेते हैं, ये कौन सी वस्तु है b, इसका द्रव्यमान कितना है m2 और इसका जो वेग है वो कितना है u2 है। ठीक है, m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं a और कौन सी b, और वो जो है u1 और u2 वेग से क्या है, गतिमान है। अब होता क्या है, स्वाभाविक सी बात है, ये वस्तु क्या है, आगे है और ये वस्तु क्या है, पीछे है। दोनों बिल्कुल एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही ट्रैक पर जा रही है, एक सरल रेखा पर गति कर रही है। अब क्या होगा, टकराएंगी कब, यदि इसका वेग ज्यादा होगा। स्वाभाविक है, हम यदि देखे होगे कि जब अपन क्या है दौड़ते हैं, एक लड़का अपने आगे आगे दौड़ रहा है, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, यदि उसका वेग ज्यादा है तो हम उसको पकड़ ही नहीं पाते, है ना। अपन पकड़ कब सकते हैं, जब हम उससे तेज गति से दौड़े। तो स्वाभाविक सी बात है, ये क्या होगा, इनके बीच टकराएंगे कब, संघट्ट कब होगा, जब हम ये कह सकते हैं कि u1 का वेग बड़ा है किससे, u2 से। अर्थात जब u1 बड़ा होता है, u1 बड़ा होगा किससे, u2 से। u1 जब बड़ा होगा u2 से तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, संघट्ट होगा। अब संघट्ट होगा कैसे, दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो जाएंगी, टकराएंगी। तो हम यहाँ पर ये कह दें कि स्वाभाविक है, थोड़ी सा इनका ढांचा थोड़ी सा इस तरह से टकरा गई, ये हो गया इनके बीच में संघट्ट। क्या हो गया, संघट्ट हो गया, टकरा गई। अब टकराएंगी कैसे, जब टकराएंगी तो स्वाभाविक है उनके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इनके द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, उनका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वस्तुएं वही हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु A है, इसका द्रव्यमान m1 ही है, लेकिन अब इसका वेग जो है वो कितना हो जाता है, v1 हो जाता है। और ये जो वस्तु B है, इसका द्रव्यमान कितना है, m2 ही है, लेकिन इसका जो वेग है वो कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। ठीक है, यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि माना m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान है। चूंकि u1 बड़ा है किससे, u2 से, अतः उनके मध्य क्या होता है, संघट्ट होता है तथा वे वस्तुएं v1 व v2 वेग से गतिमान हो जाती हैं। तो यही अपन लिखेंगे कि माना m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं A व B क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान है, ठीक है। m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं कौन कौन सी, A और B क्रमशः u1 व u2 वेग से क्या है, गतिमान है। क्योंकि u1 बड़ा है u2 से, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, u1 बड़ा है u2 से तभी संघट्ट होगा। क्योंकि u1 बड़ा है u2 से, अतः उनके मध्य क्या होता है, संघट्ट होता है, तथा वे वस्तुएं v1 व v2 वेग से गतिमान हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, माना m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B क्रमशः u1 व u2 वेग से क्या है, गतिमान है। क्योंकि u1 बड़ा है u2 से, यानी पीछे वाली जो वस्तु है या A वस्तु है उसका वेग ज्यादा है किससे, u2 से, है ना। और चूंकि एक ही ट्रैक पे जा रही है, एक विमीय गति है, तो स्वाभाविक है ये धीरे धीरे जा रही है, ये पीछे वाली वस्तु तेजी से आई और जाके इसके क्या हो गई, टकरा गई। जैसी टकराएगी तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, उनके वेग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उनके वेग कितने हो जाते हैं, टकराने के बाद उनके वेग v1 व v2 हो जाते हैं। अब यदि यहां पर यह देखा जाए कि इनके टकराने के पूर्व या संघट्ट के पूर्व इनका संवेग कितना था, तो यहां पर अपन ज्ञात करते हैं संघट्ट के
पूर्व कुल संवेग, कुल संवेग, ठीक है, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग। अब पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि किसी वस्तु का जो संवेग होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि अपन देखें कि संघट्ट के पूर्व ये दोनों वस्तुएं थी, इसका द्रव्यमान कितना है m1 और वेग कितना है u1, तो पहले वस्तु का जो संवेग होगा वो कितना होगा m1 और कितना u1, प्लस दूसरे वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना है m2 और वेग कितना है u2। तो हम ये कह सकते हैं कि संघट्ट के पूर्व इन वस्तुओं का जो कुल संवेग होगा m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो संघट्ट के पश्चात वस्तु का संवेग कितना होगा, तो यहां पर लिखते हैं संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात कुल संवेग, कुल संवेग बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान वही है, वेग बदल गया, इसका भी द्रव्यमान वही है पहले से बराबर, वेग बदल गया, तो संवेग कितना होगा m1 वही है, वेग बदल गया, कितना हो गया v1 प्लस इसका कितना आ जाएगा m2 और वेग कितना हो जाएगा v2। ठीक है, क्योंकि अपन ये देखें कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट है, इसमें क्या होते हैं कि रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संघट्ट के पूर्व जो कुल संवेग होगा संघट्ट के पश्चात वस्तुओं के कुल संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखते हैं संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, कुल संवेग बराबर होगा संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात कुल संवेग के, कुल संवेग के। ठीक है, चलिए देखते हैं संघट्ट के पूर्व कुल संवेग। संघट्ट के पूर्व कुल संवेग है m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर संघट्ट के पश्चात कुल संवेग कितना है m1 v1 प्लस m2 v2। हम वन वाले को एक तरफ ले आते हैं, कितना हो जाएगा m1 u1, ये इस साइड आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा m1 v1 बराबर यहाँ पर पहले से कितना है m2 v2 और ये वाला मान इस साइड आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा m2 u2। दोनों में क्या है m1 है, m1 दोनों से क्या ले लिए कॉमन, यहाँ कितना बचा u1 माइनस कितना हो जाएगा v1 बराबर दोनों के पास क्या है m2, तो यहाँ कितना बचेगा v2 माइनस कितना u2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, तो यहां से अपन ये निकल आया। अब हम देखें कि संघट्ट के पूर्व इनकी गतिज ऊर्जाएं कितनी थी, संघट्ट के पूर्व इनकी गतिज ऊर्जाएं कितनी थी। तो हम फिर से देखते हैं यहां पर संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या था, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv का वर्ग, जहां 1/2 m क्या होता है द्रव्यमान और वेग क्या होता है उनका वेग होता है। तो चलिए अपन देखते हैं संघट्ट के पूर्व इनकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो इसका द्रव्यमान कितना है m1 और वेग कितना है u1, तो गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी 1/2 m1 u1 का वर्ग प्लस इसकी गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, द्रव्यमान कितना है m2 और वेग कितना है u2, तो कितना आ जाएगा 1/2 m2 u2 का वर्ग। इसी प्रकार संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा बराबर कितनी आ जाएगी, फिर से देखते हैं। फिर वही सूत्र 1/2 द्रव्यमान कितना है m1, इसका द्रव्यमान m1 है, लेकिन अब वेग कितना हो गया v1, तो अपन क्या लिखेंगे 1/2 m1 v1 का वर्ग धन 1/2 m2 v2 का वर्ग, क्योंकि इसका द्रव्यमान कितना हो गया m2 और वेग कितना हो गया है v2 हो गया है।
अब यहाँ पर हम लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि अपन ने देखा था कि संवेग भी संरक्षित होता है और उनकी गतिज ऊर्जाएं भी क्या होती हैं, संरक्षित होती हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर होगी संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा के। तो संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर है संघट्ट के पश्चात क्या, गतिज ऊर्जा। चलिए मान रख दीजिए, इसका मान कितना है, इसका मान है 1/2 m1 u1 का वर्ग धन 1/2 m2 u2 का वर्ग बराबर, इसका मान कितना है 1/2 m1 v1 का वर्ग धन 1/2 m2 v2 का वर्ग। 1 वाले को अपन एक तरफ और 2 वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 m1 u1 का वर्ग, और ये साइड आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 1/2 m1 v1 का वर्ग धन बराबर, ये अपनी जगह है 1/2 m2 v2 का वर्ग, और ये वाले को पक्षांतर कर दिए तो माइनस में हो गया 1/2 कितना हो जाएगा m2 u2 का वर्ग। 1/2 दोनों के पास है, m1 भी दोनों के पास है, तो हम क्या किए 1/2 m1 क्या ले लिए कॉमन, इसके पास कितना बचा u1 का वर्ग माइनस v1 का वर्ग बराबर, यहाँ पर भी 1/2 दोनों के पास है और m2 भी दोनों के पास है, तो कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचेगा v2 का वर्ग माइनस u2 का वर्ग। 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके पास कितना बचा m1 और u1 का वर्ग माइनस v1 का वर्ग, फार्मूला लग रहा है a² माइनस b², एक कोष्टक में a ऋण b और एक कोष्टक में a धन b, यानी क्या हो जाएगा u1 माइनस v1 एक कोष्टक में और u1 प्लस v1 एक कोष्टक में बराबर, यहाँ पर भी m2 क्या हो जाएगा a² माइनस b² यानी v2 माइनस u2 एक कोष्टक में और v2 प्लस u2 एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। अब हम क्या करें, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर दें, भाग दे दें। चलिए सर यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 भागित 1 से, समीकरण 2 भागित किससे 1 से, क्या होगा यहाँ पर m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस कितना v1, लेफ्ट हैंड साइड इसका में भाग देते हैं अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड का, m1 u1 माइनस v1, तो अपान कितना हो जाएगा m1 u1 माइनस कितना v1 बराबर, अब इसका राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 एक कोष्टक में और v2 प्लस u2 एक कोष्टक में, इसमें अपन भाग देते हैं किसका, इसके राइट हैंड साइड का कितना है m2 v2 माइनस कितना u2, m2 v2 माइनस कितना u2। अब देखिए इसमें जो जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, क्या क्या कटा इसमें, m1 इसके पास है, इसके पास भी ये कट गया, u1 माइनस v1 इसके पास भी है, इसके पास भी है तो ये भी कट गया, m2 यहाँ भी है तो यहाँ भी है तो ये भी कट गया, v2 माइनस u2 यहाँ भी है और ये यहाँ पर भी है तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ बचा u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 बराबर, यहाँ क्या बचा v2 प्लस कितना u2, हम u वालों को एक तरफ कर देते हैं और v वाले एक तरफ, तो कितना हो जाएगा u1 ये सड़ आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा u2 बराबर, यहाँ कितना है v2 ये सड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा v2। u1 माइनस u2 ये क्या होते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं के पास आने का अपेक्षित वेग, और v2 माइनस क्या v1 ये कहलाता है किन्हीं दो वस्तुओं के दूर जाने का अपेक्षित वेग। तो हम क्या कह सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के पास आने का अपेक्षित वेग, किन्हीं दो वस्तुओं के पास आने का अपेक्षित वेग बराबर है दूर जाने के
दूर जाने के आपेक्षिक वेग की। किन्हीं दो वस्तुओं के पास आने का अपेक्षित वेग उन वस्तुओं के दूर जाने के अपेक्षित वेग के क्या होता है, बराबर होता है। यही एक विमीय क्या कहला जाता है, प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान तरीका है। माना m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं थी, u1 व u2 वेग से गतिमान थी। u1 का वेग चूंकि अधिक था किससे, u2 से, तो इनके बीच संघट्ट होता है। संघट्ट होता है तो दोनों के द्रव्यमान तो एक से रहते हैं, लेकिन उनके वेग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, वही अपन यहाँ पर लिख दिए। पहले अपन इनका कुल संवेग ज्ञात करेंगे संघट्ट के पूर्व, फिर संघट्ट के पश्चात यहाँ संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, ये समीकरण 1। फिर संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा, संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे, और ये दूसरा समीकरण। दो समीकरण में एक समीकरण का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और लास्ट में अपने पास क्या निकला कि किन्हीं दो वस्तुओं के पास आने का अपेक्षित वेग उन वस्तुओं के दूर जाने के अपेक्षित वेग के क्या होता है, बराबर होता है। यही एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद की क्लास में हम एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करें। जो भी व्यंजक पढ़ना हो तो जरूर कमेंट्स किया कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में पुनः उपस्थित होंगे एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।